नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स यानी विशुद्ध राजनीति। और आज प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे राजस्थान की। अब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में लोक विधानसभा चुनाव हैं और अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं और हम बात उपचुनाव वाले स्टेट राजस्थान की कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं वॉर की तरह और इसीलिए राजस्थान की 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं वो भी किसी रण से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर भी परसेप्शन वाली जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा हावी है। आपने हाल ही में देखा कि जब 2024 में राजस्थान में चुनाव हुए थे उस समय 11 सीटें कांग्रेस की तरफ चली गई, यानी कि 25 में से 25 बीजेपी ने सोची थी और 11 का नुकसान हो गया था। और उसी के बाद अब ये उपचुनाव, इसीलिए जो दिल्ली में आला कमान है वो ये चाहते हैं कि अब ये परसेप्शन बदल जाए और इस परसेप्शन को बदलने के लिए ये 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बैठकों का दौर, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का दौर और रणनीति का दौर लंबे समय से तेज किया हुआ है। ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है और हर सीट पर मुकाबला कांटे का है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि दौसा ही इकलौती सीट है जो कांटे की है, लेकिन ये सातों की सातों सीटें कांटे वाली है। क्यों? क्योंकि आज से 2 महीने पहले ये माना जा रहा था कि सीट जिस तरीके से 2 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस के फेवर वाला है, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक हावी है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और लगभग सातों की सातों सीट पर 50-50 का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में है तो कई और सारी पार्टी भी मुकाबले में है। कांटे की टक्कर। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पहली अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा 11 सीटें खो चुके हैं, इसलिए अब ये चुनाव जीतना इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी यदि इन 7 में से 3, 4 या 5 सीटें जीत भी लेती है तो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का कद बढ़ेगा। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी कद और ज्यादा बढ़ेगा, संगठनात्मक रूप से भी बढ़ेगा। हालांकि ये पूरी रणनीति दिल्ली की है, अमित शाह की है, जेपी नड्डा की है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, लेकिन जाहिर तौर पर जब सरकार है तो चेहरा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। अब इस बार टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने काफी सावधानी बरती है और चेहरे अच्छे उतारे हैं, इसलिए चुनाव बेहतर हो चुका है। अब पूरी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार की और जैसे इस बार चुनावी माहौल में भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है, बीजेपी कांटे की टक्कर में नजर आ रही है। अब देखिए, क्योंकि राजस्थान की सभी 7 हॉट सीट मानी जा रही हैं, राजस्थान की सबसे टॉप फाइट और टॉप हॉट सीट दौसा भी मानी जाती है। आपको दौसा पे लेकर आते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि इस बार उन्होंने कैसे भी करके नाराज होकर, मानकर, समझाइश करके छोटे भाई जगमोहन मीणा को यहां पर चुनाव लड़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस सीट बीजेपी में जो दौसा सीट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर चुनावी संघर्ष भी पूर्ण है और कांटे की टक्कर है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दौसा सीट पर नेक टू नेक फाइट हो गई। पर यहां पर साख की लड़ाई है किरोड़ी लाल मीणा की, क्योंकि वो लंबे समय से नाराज थे उनके भाई को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने को लेकर। फिर अब आला कमान दिल्ली से ये टिकट तय हुई, भाई जगमोहन मीणा को टिकट देने के खिलाफ थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश जो कमेटी थी, लेकिन फिर भी अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ये सीट सामान्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पार्टी ने एसटी को सीट टिकट दी है जो कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं बीजेपी ने, और एससी को दी है कांग्रेस ने। तो एक सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर एससी और ओबीसी, एसटी और एससी आमने सामने हैं, तो जाहिर तौर पे ये पूरा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ब्राह्मण वोट कहां जाएगा। अब ऐसे में यदि इस सीट पर एंटी के फैक्टर चला तो कांग्रेस के डीसी बैरवा चुनाव जीत जाएंगे। एंटी के फैक्टर आप बेहतर बखूबी समझते हैं, किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ अगर, और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रोल होगा, क्योंकि इस सीट पर अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का बहुत सपोर्ट होगा, बीजेपी हारती है तो बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी। ठीक वैसे ही कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस नहीं जीत पाती तो इसमें कांग्रेस का बहुत रोल होगा। अब माना यही जा रहा है कि गुर्जर और दलित वोट बैंक एक तरफा कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं। मीणा वोट एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी मीणा के साथ है, लेकिन मुरारी लाल मीणा जिनके प्रत्याशी माने जाते हैं, अभी वो मुरारी लाल मीणा सांसद है कांग्रेस से, उनके प्रत्याशी है डीसी बैरवा। तो मुरारी लाल मीणा कितने मीणा वोट बैंक को काट सकते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि परंपरागत मीणा वोट बैंक वैसे तो कांग्रेस के खाते में जाता है, लेकिन सामने किरोड़ी मीणा के भाई हैं, तो उसको ऐसे समझ लीजिए, हार्डकोर मीणा वर्सेस सॉफ्ट मीणा में जो ब्राह्मण वोट है वो कहा जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पे एससी वोट कांग्रेस के साथ जा रहा है, क्योंकि एससी प्रत्याशी डीसी बैरवा उतरे हुए हैं।
अब देखिए, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा को उम्मीद है कि ब्राह्मण, क्योंकि बीजेपी का परंपरागत वोट है ब्राह्मण, माली, राजपूत वोट साथ आ जाएंगे तो जगमोहन मीणा चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। और कांग्रेस की ताकत दलित और मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में अगर दौसा कस्बे का वोट कांग्रेस की तरफ गया तो बीजेपी के सामने चुनौती होगी, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि जाहिर तौर पे एक जनरल सीट पे ब्राह्मण को यहां पर प्रत्याशी नहीं बनाया गया। अब हालांकि चुनावी मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई सहानी नहीं है और बीजेपी का मैनेजमेंट कांग्रेस से बहुत हावी है, इसीलिए कह रहे थे कि अगर बीजेपी हारी तो बीजेपी का इसमें रोल नजर आएगा। अब दरअसल दौसा सीट पर सारा खेल ब्राह्मणों का है, यही इसकी एंड लाइन है। और राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा फिलहाल सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, यानी कि ये ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो मुख्यमंत्री के दारोमदार है। तो अगर यहां पर ब्राह्मण वोट पड़ता है तो मुख्यमंत्री के नाम पर पड़ेगा। और यदि सीएम भजनलाल शर्मा दौसा ब्राह्मण वोट किरोड़ी मीणा के भाई को दिला पाए तो जीत पक्की होगी। अब राजस्थान की दूसरी हॉट सीट पर बात करेंगे, देवली उनियारा। देखिए, ये वो सीट है जहां मीणा और गुर्जर वोट बैंक सबसे निर्णायक है। कांग्रेस के दिग्गज सचिन पायलट गुर्जरों का ब्रांड है, लेकिन कल ही वो चुनाव दौर पर गए थे, उससे पहले वो महाराष्ट्र थे, अलग जगह थे, जहां ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट धुआंधार दौरे करेंगे। कल उन्होंने 3 जगह दौरे किए, लेकिन फिलहाल वो दूर नजर आ रहे थे चुनाव प्रचार से। कल वो रामगढ़ भी गए, कल वो दौसा भी गए और कल देवली उनियारा भी गए। उनके साथ उनके पुराने मित्र दानिश अबरार, जो कि आईसीसी में सेक्रेटरी हैं, वो भी पहुंचे थे, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को भी लुभाने की पूरी कोशिश सचिन पायलट ने साथ में ले जाके की। अब सवाल है कि क्या बीजेपी की ओर से जाते जो गुर्जर वोट बैंक जाता है वो रोक पाएंगे क्या, क्योंकि अब सचिन पायलट क्या पूरा का पूरा गुर्जर वोट दिलवा पाएंगे, क्योंकि ये दारोमदार उन पर भी है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार क्योंकि गुर्जर वोट राजेंद्र गुर्जर प्रत्याशी है तो गुर्जर वोट बैंक में सेंधमारी हो और राजेंद्र गुर्जर के पक्ष में गुर्जर वोट जाए। अब बात मीणा वोटों की करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा कांग्रेस के इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। युवा वोटर्स के जरिए नरेश मीणा राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं और ऐसे में अब कांग्रेस से नाराज बैठे नमो नारायण मीणा, जो चाहते थे कि हरीश मीणा उनके नाम की वकालत करे और उनको सीट मिले, टिकट मिले, लेकिन नहीं मिली, तो अब वो अंदरूनी नाराज हैं। उनका रुख क्या होगा ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमो नारायण मीणा भी अंदरूनी नाराजगी उनकी चल रही है, उनके समर्थकों की भी चल रही है, जो कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। अब इस सिक्के के पहलू दूसरा भी है। क्यों है? क्योंकि दूसरा पहलू यह है कि जितनी अंदर भीतर का कांग्रेस की है उतनी ही स्थिति बीजेपी की भी खराब है। देवली उनियारा में इतना आसान नहीं होगा चुनाव जीतना। क्यों? ये 3 महत्वपूर्ण नाम सुन लीजिए आप, प्रभुलाल सैनी, अलका गुर्जर और विजय बैंसला फैक्टर। ये तीनों कहीं ना कहीं इतने ज्यादा खुश बीजेपी से नजर नहीं आ रहे और इन तीनों फैक्टर ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव जीतने या चुनाव हारने के लिए। अब बात हम करेंगे देवली उनियारा सीट पर। बीजेपी, जैसे हम बात देवली उनियारा की कर रहे हैं, बीजेपी काफी बढ़त में है। गुर्जर, माली, ब्राह्मण और राजपूत वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। हालांकि जो मालियों से पहले जो बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर का भी विरोध था, लेकिन अब आशंकित है। देखिए, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। मीणा वोट अंतिम समय में लामबंद होकर कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी में है। सचिन पायलट का प्रचार बीजेपी का जो कर रहे हैं, लगातार गुर्जर वोट में सेंध मारने की वो भी कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा गुर्जर वोट वो दिलवाने की कांग्रेस को कोशिश कर रहे हैं। और अब इस सीट पे कांग्रेस की ताकत भी दलित हैं, मुस्लिम हैं, मीणा वोट बैंक है, क्योंकि अगर तीनों वोट एक साथ लामबंद हो जाते हैं तो कांग्रेस में पड़ गए लामबंद होकर तो बीजेपी के लिए फिर दिक्कत यहां पर नजर आएगी। अब कस्बई क्षेत्रों में बीजेपी का प्रचार बहुत ज्यादा आगे नजर आ रहा है, प्रभावशाली नजर आ रहा है। ऐसे में चुनाव मैनेजमेंट में फिर बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे कांग्रेस नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर की पुरानी सक्रियता यहां प्लस पॉइंट है और नमो नारायण मीणा की अंदरूनी नाराजगी कांग्रेस को नुकसान दे सकती है। ऐसे में यहां बीजेपी कांग्रेस अगर बात करें तो 50-50 यानी कांटे की टक्कर यहां नजर आ रही है। अब बात राजस्थान की तीसरी हॉट सीट की, झुंझुनू की करेंगे। ये सीट ओला परिवार का गढ़ मानी जाती है और फिर 2 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि ये सीट ओला परिवार ही जिसकी तरफ होंगे
वही जीतेगा। अब ओला परिवार के जो बेटे हैं, बृजेंद्र ओला के सांसद के बेटे, वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि इतना प्रभाव उनका नहीं है। अगर बृजेंद्र ओला की पत्नी चुनाव में उतरती तो उनका ज्यादा प्रभाव नजर आता। अब इस सीट पर अभी बीजेपी बढ़त में वैसे है क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। राजेंद्र बाबू कांग्रेस के जाट वोट बैंक में सेंधमारी लगातार करते नजर आ रहे हैं और वैसे बताया जा रहा है कि जाटों का 60% वोट में से 40% राजेंद्र बाबू ले जा सकते हैं। ये बीजेपी की इंटरनल बैच स्टैट्स है। और अब राजेंद्र गुडा, जो मैंने कहा कि 3 त्रिकोणीय मुकाबला है, राजेंद्र गुडा निर्दलीय उतरे हैं। पहले बसपा में थे, अशोक गहलोत के पास कांग्रेस में चले गए थे और अब राजेंद्र गुडा यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब देखिए, ये दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी लगाएंगे तो वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस का है, लेकिन ये कुछ राजपूत वोट बैंक में भी सेंधमारी करेंगे जो कि नुकसान बीजेपी का है। ऐसे में कांग्रेस के ओला परिवार को जाट, मुस्लिम और दलित के बहुत ज्यादा उनसे आस है। वहीं बृजेंद्र ओला की चुनावी में एकला चलो की नीति के कारण भी कांग्रेस के बड़े नेता खफा रहे हैं अभी भी और लोकसभा चुनाव में भी। इस सीट पर 35,000 माली वोट है। अब आप समझ गए होंगे, ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सीट पर अशोक गहलोत का भी वर्चस्व रहता है। लेकिन ना ही लोकसभा सीट, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब लगभग 1 लाख से ज्यादा का वोट है मालियों का, ना तो बृजेंद्र ओला को तब वो वोट मिला और ना ही लगता है कि इस बार वो वोट मिलता नजर आएगा। लेकिन अगर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान नहीं होती तो शायद ये 35,000 वोट जा सकते थे, लेकिन ये माली वोट परंपरागत बीजेपी का वोट है। जैसा आपको बताया कि लोकसभा में भी इस तरह की स्थिति हुई, इसलिए वो एकला चलो की स्थिति में बीजेपी के अंदर भी भीतरघात पर लगाम लगी है, कोशिश की गई है। ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। फिर भी परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक यहां बीजेपी के लिए चुनौती है और ओला परिवार का वर्चस्व। अमित, जो उनके बेटे हैं, जो चुनाव में उतरे हैं, उनका चुनाव प्रचार इतना ज्यादा दमदार नहीं है जितना उनके पिताजी इस चुनाव में लगे हुए हैं, जो कि सांसद हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अमित ओला इतने प्रभावी नहीं हैं। अगर बृजेंद्र ओला की पत्नी चुनाव में उतरती तो उनका असर दिखता, जैसा मैंने आपको बताया। और बबलू जो चौधरी हैं, ईमानदारी से साथ आने से झाझरिया गोत्र का वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। तो वहीं राजेंद्र गुडा बीजेपी के परंपरागत राजपूत वोट बैंक को तोड़ सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है, त्रिकोणीय मुकाबला है। देखना होगा कि राजेंद्र गुडा कांग्रेस का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं या बीजेपी का। यहां पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अब बात राजस्थान के अलवर जिले की। ये महत्वपूर्ण इलाका है, रामगढ़ में चुनाव है, दिग्गज नेता यहां पर उतरे हुए हैं, ये भी हॉट सीट है। और यहां पर सीधा सीधा देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम ही ये पूरी लड़ाई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर भी बीजेपी में भीतरघात बहुत ज्यादा है। यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस के पक्ष में मुसलमान दलित वोट है, एक जाजम पर नजर आ रहा है। वहीं मूल ओबीसी और पुरुषार जो वर्ग है, उनका जो बीजेपी के साथ वो वोट नजर आ रहा है। अब देखिए, सामान्य वोट का जो अगर वोट बात करें तो वो बीजेपी के साथ है। माली वोट बैंक को लेकर भी अभी तक स्थिति तय नहीं हुई है क्योंकि अशोक गहलोत पर डिपेंड करता है, लेकिन ये वोट काफी निर्णायक साबित होंगे। अब देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह, यहां पर दिग्गज चेहरों का बहुत भूमिका है। भंवर जितेंद्र सिंह और गहलोत का यहां माली वोट बैंक पर प्रभाव है। टीकाराम जूली, जो कि एलओपी हैं अभी, वो दलित वोट पर अच्छा बैंक प्रभाव रखते हैं और ऐसे में यहां किसी भी एक दल को लीड बताई नहीं जा सकती है। अभी रामगढ़ विधानसभा में बीजेपी भीतरघात से जूझ रही है। हालांकि एक जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, जो बागी थे, उनको बिठा दिया गया था। अब इसमें जो सारी ताकत झोंकी हुई है वो है भूपेंद्र यादव, केंद्र के बड़े दिग्गज मंत्री हैं। उन्होंने पूरी ताकत वहां पर झोंकी हुई है और इसी वजह से यादव वोट बैंक पूरा बीजेपी के साथ आ रहा नजर है। और बीजेपी के भी तनाव गुटबाजी के बावजूद भी भूपेंद्र यादव के चलते एक डिसिप्लिन वहां पर मेंटेन है। अब देखिए, जाट वोट बैंक का रुझान कांग्रेस के साथ दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। वजह है यहां पर हिंदू मुस्लिम की स्थिति। यही वजह है कि बीजेपी रामगढ़ में खुद को बहुत आश्वस्त मान रही है। ये बात अलग है कि ज्ञानदेव आहूजा ने जो बयान दिया उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत चर्चित रहा। अब उस बयान का कितना इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ये बात तय है कि उस बयान से ये नजर आ गया कि बीजेपी में कितनी खींचतान है। और अभी हमने आपको सलुम्बर की एक सभा दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे। तो उसी सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हैं। वहां का मुकाबला भी दिलचस्प है। अगर एक लाइन में बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य रह चुके हैं, रघुवीर मीणा, वो किसके साथ है? क्योंकि जाहिर तौर पे वो कांग्रेस के साथ नहीं है। जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम आया, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ऐसे में वो किसके साथ जाएंगे?
अब देखिए, इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। इस सीट पर जिसको रघुवीर मीणा का सहयोग मिलेगा वही चुनाव में विजेता होगा। यहाँ बीजेपी को सहानुभूति लहर का फायदा हो सकता है जो प्रत्याशी को उतारा है इसलिए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अंदरूनी कलह को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कितने ज्यादा उसमें सक्सेस मिलेगी वो नतीजे बताएंगे। अगर कांग्रेस यहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी बाप को वोट बैंक में सेंध लगाती है तो बीजेपी का मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बीजेपी मुकाबले में आगे आ जाएगी। अब देखिए, प्रधान होने के कारण कांग्रेस उम्मीदवार का अपना क्षेत्र में प्रभाव है। सुलुम्बर में पंचायत राज सिस्टम में कांग्रेस हावी है। हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी बाप पार्टी कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रही है। एक और बात समझनी होगी कि ये जो 7 सीटों के जो चुनाव है ये इसलिए भी बीजेपी के फेवर में आता नजर आ रहा है या हो गया है क्योंकि आरएलपी, बीएपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में साथ थे, लेकिन अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सलुम्बर में भी यही स्थिति है, बीजेपी और बाप आमने सामने है। कांग्रेस लीड से इसलिए बाहर है क्योंकि रघुवीर मीणा किसको समर्थन देंगे देखना होगा। वो कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए अभी नहीं नजर आ रहे कि उन्होंने मन बनाया। अब देखिए, सामान्य वर्ग और ओबीसी का रुझान बीजेपी के साथ दिख रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा अपनी पार्टी से नाराज हैं, इसलिए वो जिसका सहयोग करेंगे उसका पलड़ा भारी होगा। अब बात राजस्थान की उस सीट की जहां आदिवासी मतदाताओं की तादाद अच्छी संख्या में है। और देखिए, 84 के लिए माना जा रहा है कि परसेप्शन बन गया है कि बाप ही यानी कि आदिवासी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। यहाँ विधानसभा सीट पर 72% आदिवासी वोट बैंक जो वहां पर है और इस सीट भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप में बढ़त है और वही, जैसा मैंने आपको बोला, वही आगे नजर आ रही है क्योंकि 70% मतदाताओं का रुझान बाप की तरफ है और अगर इतिहास भी देखें तो भी यही नजर आएगा। 84 के मुस्लिम मतदाता भी बीएपी के साथ नजर आ रहे हैं और राजकुमार रौत कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अंदरूनी तौर पर सामान्य मंच के लोग भी बाप जो बाकी जो और वर्ग है वो भी बीएपी के साथ ही खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में बाप का पलड़ा यहाँ पर भारी है। तो 84 में तो कहीं ना कहीं लगभग यही परसेप्शन है कि 84 के बाद हम आपको अब लेके चलते हैं नागौर जिले में। ये बहुत रोचक सीट है। मैंने अभी आपको बताया कि हनुमान बेनीवाल पहले लोकसभा में कांग्रेस के साथ थे, इस बार नहीं है, यानी यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। अब खिमसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनावी मैदान में उतरी हैं और हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने के लिए आरएलपी के साथ साथ कुछ और पार्टियों के नेता भी अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किन का जिक्र कर रही हूं। अब ये सीट हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है, आरएलपी वोटर्स का गढ़ मानी जाती है। आरएलपी ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है और ये सीट हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अगर ये सीट हनुमान बेनीवाल हार जाते हैं तो ये होगा कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति या आगे के भविष्य पर सवाल उठेगा। खिमसर सीट पर बीजेपी और आरएलपी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है और शुरुआत में यहाँ बीजेपी को बढ़त थी। अब कांग्रेस कहाँ है, क्योंकि कांग्रेस तो थी ही नहीं। भले उन्होंने प्रत्याशी उतारा लेकिन वो टक्कर में नजर नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। अधिकतम जाट वोट बैंक हनुमान बेनीवाल के खाते में। यहाँ बीजेपी चुनाव हार सकती है क्योंकि बीजेपी के कुछ सीनियर नेता आरएलपी के समर्थन में अंडर द कार्पेट नजर आ रहे हैं। राजपूत और मूल ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। हालांकि गजेंद्र सिंह खिमसर क्या खेल करते हैं वो महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि कुछ बीजेपी के नेता आरएलपी को समर्थन दे सकते हैं अंडर द कार्पेट। इस पर भी आरएलपी की नजरें टिकी हुई हैं, वहां की जनता की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि गजेंद्र सिंह खिमसर पहले भी हनुमान बेनीवाल के जीत का आधार बन चुके हैं। ऐसे में माना जाता है कि गजेंद्र खिमसर मन से ज्योति मिर्धा के साथ नहीं है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस से आई थी बीजेपी के साथ विधानसभा में 2023, फिर 24 में लोकसभा, दोनों ही चुनाव वो नहीं जीत पाई, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से जाट बड़ा चेहरा है वो वहां पर। अब वो कितना इस बार भी बीजेपी को तीसरी बार मदद कर पाती हैं, जिता पाती हैं या नहीं, ये ज्योति मिर्धा की भी राजनीति पर एक बड़ा सवाल होगा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी यहां पर आरएलपी के वोट बैंक को नुकसान कर रही है और इसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के चलते हनुमान बेनीवाल की पत्नी की जमीन मजबूत नजर आ रही है और ऐसे में खिमसर सीट पर कनिका बेनीवाल चुनाव में मजबूत है, यानी जीत भी सकती हैं, लीड में नजर आ रही है। राजस्थान की सभी 7 सीटें हॉट है। सलुम्बर में अभी आपको हम पूरा क्रक्स बता देते हैं, इतनी सारी बात करने के बाद की स्थिति क्या है। सलुम्बर में बाप वर्सेस बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है क्योंकि रघुवीर मीणा का सहयोग किसके साथ होगा वही चुनाव जीतेगा। वहीं 84 में बाप का पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत है।
तो झुंझुनू का जिक्र करें तो झुंझुनू में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट है, यानी 50-50 का मुकाबला। ऐसे में यहां अशोक गहलोत फैक्टर महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब वहीं दौसा सीट पर सीधी सी बात, दौसा सीट पे ब्राह्मण वोट बैंक किसके साथ जाएगा, जीत उसी की होगी। यहां पर मुख्यमंत्री के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों, ये बात करनी जरूरी है। अगर देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही राजस्थान से बाहर पता है कि खिरोड़ी मीणा और जो प्रदेश नेतृत्व है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर खिरोड़ी मीणा जीतते हैं, उनके भाई जीतते हैं, तो जाहिर तौर पे खिरोड़ी मीणा थोड़े हावी होंगे प्रदेश नेतृत्व पे, जो कि प्रदेश नेतृत्व को नहीं पसंद। अगर उनके भाई हार जाते हैं तो खिरोड़ी मीणा सीधा सीधा आरोप लगा देंगे प्रदेश नेतृत्व पे, यानी कि प्रदेश नेतृत्व के लिए एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। पर सवाल यही है कि ब्राह्मण वोट दौसा में किसकी तरफ जाते हैं, वही जीत और हार सुनिश्चित करेंगे। अब बात देवली उनियारा सीट की। बीजेपी कांग्रेस के बीच 50-50 का मुकाबला। सचिन पायलट का रोल बहुत महत्वपूर्ण, प्रभुलाल सैनी का रोल महत्वपूर्ण, अलका गुर्जर, विजय बैंसला और नमो नारायण मीणा, ये सारे अहम फैक्टर्स हैं। दोनों के लिए पलड़ा बराबर का हल्का और बराबर का भारी है। इसके बाद रामगढ़, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। जैसे बताया, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक, कौन वोट ढंग से लामबंद होता है, पोलराइज कैसे होता है। ऐसे में ज्ञानदेव आहूजा का भी जो बयान है या बाबा बालकनाथ का जो अंदरूनी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना, वो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन भूपेंद्र यादव अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंके हुए हैं। तो ये थी पूरी बात राजस्थान को लेकर। लेकिन राजस्थान का जो रण है ये आम चुनाव की तरह ही है, क्योंकि ये उतना ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली की नजर सभी जो कार्यकर्ता हैं उन पर बनी हुई है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को यह समझा रखा है कि चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी सभी नेता पूरी तरीके से एकजुट नजर नहीं आ रहे।